हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। और अपने संविधान के विकास की बात कर रहे थे, तो आज अपनी दूसरी क्लास है और आप इसको देखें और इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। और अपने संविधान के विकास में शुरू करते हैं दूसरी क्लास। तो अपने कर चुके हैं एक्ट की बात करें तो 1773 से लेकर 84 तक अपने बात कर चुके हैं। 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट और उसके बाद अपना नेक्स्ट है 1793 का एक्ट, चार्टर एक्ट। तो 1793 में चार्टर एक्ट आया, मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद यह निर्धारित किया गया कि हर 20 वर्ष के पश्चात 20 वर्ष के पश्चात एक चार्टर एक्ट आएगा और वो समीक्षा करेगा कि पीछे जो भी एक्ट आए हैं उनमें एक सही प्रशासन है, वो नियंत्रण सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसी के आधार पर है आगे का निर्णय किया जाएगा कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो कितने समय तक कार्य करेगी। तो उसका निर्धारण इन्हीं चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। तो 4 चार्टर एक्ट आए 1773 के बाद। पहला 1793, उसके बाद 1813, 1833 और 1853। तो ये हर प्रत्येक 20 वर्ष के बाद 4 चार्टर एक्ट है वो लागू किए गए। तो पहले अपने बात कर लेते हैं 1793 के चार्टर एक्ट की। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी की बात अपने पहले कर चुके हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो राजनीतिक मामलों, जो राजनीतिक मामले होते हैं उनका प्रशासन करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और एक आपको बताया था 1784 के एक्ट में एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, या जिसको BOD भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये जो नियंत्रण करता था वो व्यापारिक मामलों के लिए करता था, और जो BOC है यह राजनीतिक मामलों पर प्रशासन करता था। इसीलिए इसके जो जितने भी कर्मचारी होते थे इस परिषद के, उनका वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, यह निर्धारित किया गया। मतलब BOC के जितने भी सदस्य हैं उनको जो राजस्व वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। और यह कब तक लागू रहा? 1919 तक। मतलब 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट आया था, उस समय तक यह लागू रहा। तब तक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो जितने सदस्य हैं उनको वेतन भारतीय राजस्व से दिया गया है। तो 1793 का यह महत्वपूर्ण एक्ट है जिसमें वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। उसके बाद नेक्स्ट आया, और जो कंपनी का कार्यकाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। तो 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया कंपनी का कार्यकाल। उसी के बाद 1813 का चार्टर एक्ट लागू किया गया। 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 के अंतर्गत बड़े फैसले लिए गए। इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार है वो समाप्त हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन इसका एक अपवाद था। वो क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में चाय का व्यापार कर सकती है।
और इसके अलावा चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। मतलब एकाधिकार तो समाप्त हो गया, भारत में जो शेष ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी व्यापार था उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय के व्यापार को छोड़कर भारत में और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार उसका बना रहा। 1813 का यह सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, वो किया गया 1813 में। इसके अलावा ईसाई मिशनरी जो हैं उनको यहाँ पर धर्म प्रचार की अनुमति है वो दी गई। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति इस एक्ट में दी गई। मतलब वो अपने धर्म का प्रचार है, ईसाई धर्म का प्रचार यहाँ पर भारत में कर सकते हैं, इसकी अनुमति है वो दी गई। ईसाई जो धर्मावलंबी हैं या ईसाई मिशनरी जिसको कहते हैं, तो वो उनको यहाँ पर अनुमति मिल गई। इसके अलावा इन्होंने इस एक्ट में 1813 के एक्ट में भारतीयों के लिए प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की घोषणा की गई कि मतलब भारतीयों के लिए जो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च है वो किए जाएंगे। तो यह घोषणा भी वो भी 1813 के एक्ट में की गई। उसके अलावा 20,000 सैनिक ब्रिटिश सरकार है वो रखेगी, 20,000 सैनिक रखेगी यहाँ पर भारत में, और उन सैनिकों का जो खर्चा है या वेतन है कौन देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। मतलब ब्रिटिश की जो क्राउन कह सकते हैं, सरकार कह सकते हैं अपने, वो 20,000 सैनिक यहाँ पर रखेंगे अपने, और उनका जो वेतन या खर्च है वो कौन देगी? ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। तो यह इसमें 1813 के एक्ट के अंतर्गत, तो यह मुख्य जो घोषणाएं थी वो की गई 1813 के चार्टर एक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना, इसके 20 साल के बाद फिर एक चार्टर एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है वो किए गए। तो 1833 के चार्टर एक्ट में पहले आपने किया था कि 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, मतलब जीजी बनाया गया, गवर्नर शॉर्ट में हमने जीजी कर सकते हैं इसको। तो 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, किसे? वॉरेन हेस्टिंग्स को। लेकिन 1833 के एक्ट के अंतर्गत इस बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ये पद जो था पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब बन गया भारत का गवर्नर जनरल। मतलब यहाँ पर शासन का क्या हुआ है? केंद्रीयकरण हुआ है। तो यहाँ पर पूरे प्रशासन है या शासन है जिसका केंद्रीकरण हो गया, किसमें? भारत के गवर्नर जनरल में। और भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक।
इसके अलावा 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की जो परिषद है, मतलब जी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इसमें सदस्य है 4 सदस्यों की परिषद थी और इसमें विधि सदस्य को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों में 1 सदस्य विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया और पहला विधि सदस्य जो शामिल किया गया था वो थे लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किए गए। इसी के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में विधि आयोग की स्थापना की गई। विधि आयोग की स्थापना हुई 1834 में और इसके अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में विधि आयोग की स्थापना की गई। और यही विधि आयोग, अब बात आती है कि ये विधि आयोग बनाया क्यों गया। तो विधि आयोग की जो स्थापना है वो तो 1834 में जो विधि आयोग बनाया गया था उसमें की स्थापना क्यों की गई। तो इसका थे जो भारत के लिए जितने भी कानून या अधिनियम बनाए गए हैं उनको लिपिबद्ध करना इसका कार्य था। मतलब भारत के लिए जितने भी कानून या अधिनियम बनाए गए हैं उनको लिपिबद्ध करना इस आयोग का कार्य था। मतलब यह भी कह सकते हैं कि हमारा भारत का जो संविधान है कैसा है, लिखित संविधान माना जाता है। भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और ये इसकी शुरुआत पर कहें तो यहीं से मानी जाती है क्योंकि सबसे पहले भारत के कानून और अधिनियम को लिपिबद्ध करने का कार्य किसने किया, वो किया था विधि आयोग ने 1834 में। तो ये हो गया अपना 1833 का एक्ट। 1833 के बाद चार्टर एक्ट आता है, हमारा अंतिम चार्टर एक्ट वो है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 की अगर बात करें चार्टर एक्ट की, यह 20 सालों के बाद आया। 1833 के बाद 1853 में इसके अंदर आपको 1833 में मैंने बताया था कि जो 4 सदस्य थे उसमें एक विधि सदस्य के रूप में 1 सदस्यों को शामिल किया गया था, लेकिन वो अनिवार्य नहीं था। और 1853 के चार्टर एक्ट में विधि सदस्य को शामिल करना अनिवार्य बना दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया, या कह सकते हैं पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो 1853 के चार्टर एक्ट में जो विधि अधिकारी होता था उसको इस परिषद का पूर्ण सदस्य है वो बना दिया गया था। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया 1853 के एक्ट के अंतर्गत, वो था इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके जो नियुक्त कर्मचारी होते थे, कर्मचारी है वो नामजदगी के आधार पर चुने जाते थे।
नामजदगी के आधार पर उनको नियुक्त किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी में, लेकिन इस एक्ट के द्वारा पहली बार उन्हें प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से शामिल किया गया। तो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पहली बार चयन हुआ ईस्ट इंडिया में कर्मचारियों का, वो 1853 के एक्ट में किया गया। इससे पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले केवल नामजदगी के आधार पर ही उन्हें चुना जाता था। तो यह सबसे महत्वपूर्ण चेंज दो किए गए। एक तो विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बनाया गया इस परिषद का, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी है उन्हें प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुना जाने लगा। तो ये हो गया हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। ये 4 चार्टर एक्ट हो गए हमारे। पहला 1793 में आया, दूसरा 1813 में आया, तीसरा 1833 में आया और चौथा 1853 में आया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 53 के बाद 1858 का एक्ट। 1858 का एक्ट, अपने जो भी एक्ट पढ़ेंगे उससे पहले अपने को ये जानना जरूरी होगा कि ये एक्ट आया क्यों है, इसका कारण क्या है। तो 1858 के एक्ट की अपने बात करें, 1858 का भारत सरकार एक्ट इसे कहते हैं, भारत सरकार एक्ट। इसको लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि इससे पहले 1857 में सबसे बड़ा संग्राम हुआ था। उस समय ऐसा लगने लगा था कि अंग्रेजों को भारत कभी भी छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ के राजा महाराजाओं का सहयोग से इन्हें संरक्षण मिला, और इसी को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने यह निर्णय लिया, ब्रिटिश क्राउन ने यह निर्णय लिया कि 1857 जैसी क्रांति एक और हुई तो हमें वापस जाना पड़ सकता है, इसीलिए हमें भारतीयों के लिए कुछ करना चाहिए जिससे ये उपद्रव ना फैले। तो इसीलिए 1858 का एक्ट है वो लागू किया गया। इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, और सारा प्रशासन किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिश ताज के हाथ में। ब्रिटिश ताज ने अपने हाथ में ले लिया संपूर्ण भारत का जो प्रशासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 1858 के भारत सरकार एक्ट के माध्यम से। और इसके अलावा जो 2 नए पद बनाए गए थे 1784 के एक्ट में, याद होगा आपने किया था 1784 में 2 नए पद बनाए गए थे, एक तो BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इन दोनों पदों को समाप्त कर दिया गया। ये दोनों पद समाप्त हो गए और इस दोनों के स्थान पर एक नया पद बना दिया गया, वो था भारत सचिव। भारत सचिव नाम का एक नया पद आ गया। BOC और COD के स्थान पर भारत सचिव आए। और पहले इसके बाद एक और बड़ा चेंज हुआ इसमें, वो था 1833 में अपने पढ़ा था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, लेकिन 1858 के एक्ट में उस भारत के गवर्नर जनरल के जो पद का नाम था उसको परिवर्तन करके उसे वायसराय नाम दिया गया, उसका नाम वायसराय कर दिया गया। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने। तो यह लॉर्ड कैनिंग थे जो प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। और वायसराय और सचिव 2 नए पद आ गए। अब जो वायसराय होता था वो
कार्य करता था किसकी सहायता से? सचिव की सहायता से ही कार्य करता था, अकेला वो कार्य नहीं कर सकता था। इस तरह से ये जो नए पद हैं वो इसमें सर्जित किए गए और पूरा प्रशासन किसके नियंत्रण में आ गया? ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में आ गया। और इसमें महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने संपूर्ण प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी तरह समाप्त घोषित है, वो इस एक्ट के तहत कर दिया गया। इसीलिए हमारे संविधान के विकास का जब अपनी बात करते हैं तो वो 2 चरणों में आता है। पहला 1600 से लेकर 1858 तक और दूसरा चरण आता है 1858 से लेकर 1947 तक। तो पहला चरण हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है 1858 तक और नेक्स्ट अपना शुरू होता है चरण 1858 से आगे। नेक्स्ट एक्ट है वो आएगा अपने 1861 का एक्ट। 1861 के एक्ट की अगर बात करें अपने, (1861) का भारत परिषद एक्ट। तो 1861 के भारत परिषद एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने सहयोग की नीति अपनाई भारत के लिए। सहयोग की नीति ऐसे अपनाई क्योंकि इससे पहले तक भारत में जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात करें या भारत परिषद की बात, किसी में भी हमारे जो भारतीय हैं इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। मतलब भारतीय सदस्यों को चुना नहीं जाता था और इन्हें पहली बार परिषद का सदस्य बनाया गया। भारतीयों को पहली बार परिषद का सदस्य बनाया गया। 10 सदस्य, इसमें यह निर्धारित किया गया कि 10 सदस्य है मिनिमम, कम से कम गैर सरकारी होंगे। गैर सरकारी सदस्य होंगे, मतलब गैर सरकारी का मतलब है भारतीय है, इसमें चुने जाएंगे 10 सदस्य। कुल 16 थे, 16 में से 10 हैं वो गैर सरकारी सदस्य है, वो परिषद में जो अपने को परिषद के सदस्य हैं वो चुने जाएंगे। तो यह मुख्य चेंज है वो किया गया 1861 के भारत परिषद एक्ट के अंतर्गत। इसके अंतर्गत अपने बात करें 1861 के एक्ट में ही पहली बार विभागीय प्रणाली शुरू की गई। तो विभाग अपने अलग अलग विभाग आते हैं, जैसे अपने मंत्रिमंडल पढ़ते हैं, मंत्री परिषद पढ़ते हैं, तो प्रत्येक मंत्री के लिए एक विभाग दिया जाता है। तो उसकी अगर शुरुआत की बात करें कि अपने कहाँ पहले वर्णन मिलता है तो वो मिलता है 1861 के एक्ट में। और यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पहली बार विभागीय प्रणाली है वो शुरू की गई और यह कह सकते हैं इसी के तहत पहली बार मंत्री परिषद का गठन किया गया। तो 1861 के अंतर्गत विभागीय प्रणाली शुरू हुई, उसके बाद मंत्री परिषद है उसका गठन है वो इसमें किया गया 1861 के एक्ट के अंतर्गत। उसके अलावा जो हमारे गवर्नर जनरल होते थे उनको संकटकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो दिया गया इस 1861 के एक्ट के द्वारा। मतलब संकटकालीन परिस्थितियां ऐसी हो सकती है कि हो सकता है ऐसा कोई अधिनियम नियम जारी करना पड़े जिसकी ज़रूरत हो, लेकिन परिषद के कारण
परिषद के कारण इसके रुकावट आ जाए या जो भी कार्यकारिणी है उसके कारण रुकावट आए इस अधिनियम में बनने के लिए, तो उस संकटकालीन परिस्थितियों में गवर्नर जनरल के पास यह शक्ति होगी। मतलब ये ध्यान रखना, गवर्नर जनरल अब नाम वायसराय हो गया, तो वो एक ही बात है, वायसराय भी अपने कह सकते हैं। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसमें मिला? 1861 के तहत। जैसे अपने वर्तमान में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति अगर जरूरत पड़े तो आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, जब कोई भी सदन, जैसे लोकसभा अगर सदन में नहीं है उसमें कोई भी कानून बनाना पड़ जाए तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है, अस्थायी कानून भी कहते हैं इसे। और वही शक्ति सबसे पहले अध्यादेश की बात आती है वो 1861 के एक्ट में ही आती है। तो इस तरह से यह आ गया अपना 1861 का एक्ट है, वो इसमें ये जोड़ा गया, जो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो दी गई। अठारह सौ 61 के बाद सबसे महत्वपूर्ण एक्ट की अगर अपने बात करें तो वो आता है 1892 का एक्ट। 1892 के एक्ट की बात करें तो 1892 के अधिनियम में पहली बार परिषद के जो सदस्य हैं उनको चुनने के लिए चुनाव यानी निर्वाचन शुरू हुआ, और वो भी कैसा? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1892 के एक्ट में। तो पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, इसका सूत्रपात है वो 1892 के एक्ट में किया गया। तो यहाँ तक ये मुख्य आते हैं, मतलब चुनाव प्रणाली से पहले वो चुने जाते थे, नॉमिनेट ही होते, नामांकित ही होते सदस्य, चुनाव नहीं होता था। लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव है वो पहली बार कब शुरू हुआ? 1892 के एक्ट में शुरू हुआ। और उसके बाद आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक्ट, वो है 1909 का एक्ट। 1909 का एक्ट आने से पहले अपने बात करते हैं कि ये जो 1909 का एक्ट है इसके लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि कोई भी एक्ट आता है उसको लाने के लिए कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। तो उसका महत्वपूर्ण कारण वो थे 3 सन आते हैं मुख्य, 1905, 1906 और 1907। क्या हुआ था 1905, 6 और 7 में? 1905 में लॉर्ड कर्जन वायसराय थे और उनके द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल का विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने, और लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करने का कारण था, यह मुख्य कारण ये था कि बंगाल है वो सामरिक दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। क्योंकि उस समय के बंगाल में बिहार, उड़ीसा, का क्षेत्र है वो भी बंगाल के अंतर्गत ही आता था, इसलिए सबसे बड़ा सामरिक दृष्टि क्षेत्र माना जाता था और इस पर नियंत्रण स्थापित करना इतना आसान नहीं था। इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि अगर यहाँ पर जन जागृति आई और तो इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसका विभाजन कर देते हैं। तो इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और इसी मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद अंग्रेज़ों को लगने लगा कि यहाँ पर 2 संप्रदाय हैं वो अलग अलग हो रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय कांग्रेस की अपने बात कर रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग बनने से पहले
संप्रदाय अलग अलग नहीं थे, राष्ट्रीय कांग्रेस का ही भाग माने जाते थे मुस्लिम भी। लेकिन जैसे ही मुस्लिम लीग अलग बनी 1906 में, तो अंग्रेज़ों को लगने लगा कि दो संप्रदाय अलग हो रहे हैं, अपने इनको और अलगाव करने की कोशिश करें तो इससे और ज़्यादा अपने को आसानी होगी। तो इसीलिए उसके बाद 1907 में कांग्रेस का विभाजन भी हो गया और कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो गुटों में बंट गया और इसके कारण अंग्रेज़ों को प्रशासन करने में और सावधानी हुई और उसके बाद उन्होंने एक्ट जारी किया 1909 का। इस सब का फ़ायदा उठाने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1909 का एक्ट है वो जारी किया गया। अब नेक्स्ट जो 1909 का एक्ट है वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।